नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022 में अब बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है। 12 जून 2022 को ये परीक्षा प्रस्तावित है और 14 अप्रैल तक लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का। तो अभी तक अगर आप में से जिन लोगों ने प्रीलिम्स का फॉर्म नहीं फिल किया है तो वो निश्चित रूप से 14 अप्रैल से पहले उसको फिल कर लें, उसको सबमिट कर दें। अब अगर प्रिपरेशन की बात करें तो अब हम सभी के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। 12 जून को ही एग्ज़ाम है और ऐसे में बहुत ही ध्यान से हमें अब जो है पढ़ाई में लगना होगा और मन लगा करके 10-12 घंटे का समय हमें जो है इस एग्जामिनेशन के लिए अब समर्पित करना होगा। सोशल मीडिया से हमें पूरी तरीके से दूर हो जाना होगा और YouTube का भी अब प्रयोग जो है बहुत ही चतुराई पूर्वक करना होगा। तो जिन चैनल्स पे आपको शुरू से भरोसा रहा है, उस पर बिलीव रहा है, उसका कंटेंट आपको ठीक लग रहा हो, तो वैसे ही चैनल्स के जो काम के लेक्चर्स हों, जो काम के वीडियो हों आपके, वही देखें। अब बहुत अधिक समय जो है YouTube पर भी बिताने की जरूरत आपको नहीं है और पूरी तरीके से पूरे मनोयोग से अब इस एग्जामिनेशन के लिए आपको खुद को झोंकना पड़ेगा, क्योंकि इस बार पहले के मुकाबले सीटें भी कम हैं। हालांकि वो आगे जाकर के बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी सीटें कम हैं और हर वर्ष जो है प्रतियोगी छात्रों की संख्या ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा लोग परीक्षा में जो है इनरोल्ड हो रहे हैं, तो संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए कंपटीशन लगातार बढ़ते चला जा रहा है। और पिछले 2 एग्जामिनेशन की बात करें तो प्रश्न पत्रों की जो क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो थोड़ा सा जो है कठिन प्रश्न भी अब एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए इस एग्जाम को 12 जून को आप एक चुनौती के रूप में लीजिए और अभी तक अगर आपने जो भी किया है उन सब चीजों को उठा करके एक तरफ रखिए और अब जो है पूरी तरीके से प्रिपरेशन में अपने लग जाइए। जाहिर सी बात है कि आप जो है पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इस लेक्चर में मैं आपको ऐसे 30 टॉपिक बताऊंगा जिससे कि एक प्रश्न तो निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा और जो बड़े टॉपिक्स हैं उनसे 2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो वो जो 30 टॉपिक मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, उस 30 टॉपिक से 40 से 45 क्वेश्चन, नहीं तो मिनिमम 30 से 35 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से ही पूछे जाएंगे। तो उन टॉपिक्स को हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के अब पूरे मनोयोग से इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपको लगना होगा और सभी चीजों को जो है उठा करके एक तरफ रख देना होगा और पूरे मनोयोग से लगना होगा। ठीक है, तो इस जो वीडियो है इसमें हम सबसे पहले तो 30 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो स्टैटिक्स पोर्शन है, यानी इकोनॉमी है, पॉलिटी है, नेशनल मूवमेंट है, जियोग्राफी है, उनमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनकी भी बात करेंगे। तो पूरी तरह से समग्रता में हमें क्या पढ़ना चाहिए, इन अगले जो भी 90 दिन के आसपास का समय बचा है, उससे कम ही हो गया, तो उतने समय में हमें जो है क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए वो सब इस जो है वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022 के लिए एक कंप्रहेंसिव कोर्स जो है बनाया हुआ है, जिसमें आपको मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स। तो सारे टॉपिक्स जो है इसमें पढ़ाए गए हैं, अच्छे से पढ़ाए गए हैं, ताकि जो है आपको चीजें याद भी होती चले। तो एक पूरे सीक्वेंस को मेंटेन किया गया है। बहुत ज्यादा फैक्ट से लेक्चर्स को भरा नहीं गया है, बल्कि फैक्ट्स के पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी अच्छे से डिफाइन किया गया है, ताकि चीजें जो है एक सीक्वेंस में, एक स्टोरी के क्रम में आपके दिमाग में बैठती चली जाए। और इसके अलावा हम प्रत्येक जो वीडियो लेक्चर कंडक्ट होता है उसका पीडीएफ नोट्स भी देते हैं, और पीडीएफ नोट्स भी एफसीएस के ही फार्मूले पे लिखा गया है, यानी फैक्ट, कॉन्सेप्ट और आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग।
तो फैक्ट, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट छुपा है वो, और इन फैक्ट और कॉन्सेप्ट्स को एक स्टोरी के फॉर्म में हमने पीडीएफ में स्थान दिया है, ताकि जब आप पढ़ें तो आपको अधिक परिश्रम न करना हो उसे याद करने के लिए। तो वीडियो लेक्चर्स, इसके अलावा जो है पीडीएफ नोट्स, और इसके अतिरिक्त आपने कितना पढ़ा, आपने कितना समझा और आपने कितना याद रखा, इसको जांचने के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी हम देंगे। तो कुल मिलाकर के एक ही जगह से संपूर्णता में तैयारी करने के लिए ये जो हमारा कोर्स है ये आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। अगर आप पहले से भी तैयारी करना चाहते हैं और कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं, और अगर आपने बहुत अधिक तैयारी नहीं की है तो 250 से 300 घंटे का ये प्रोग्राम है, आप अभी भी जुड़ करके इसका लाभ जो है उठा सकते हैं। ठीक है, तो इससे जुड़ने के लिए आपको बस करना इतना ही है कि आप जो है ज्वाइन पीसीएस प्री 2022 लिखकर 9506742546 पर हमें जो है व्हाट्सअप करें, सारी डिटेल्स इस कोर्स से जुड़ी हुई आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात रही हमारे जो है यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी कोर्स की। अब यहां पर आपको सिलेबस दिख रहा है कि क्या क्या पढ़ना है। सामान्य अध्ययन पेपर 1 में जिसके हिसाब से मेरिट बनती है, सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है, उसे हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले नहीं हैं। कुछ अपवादों को छोड़ के अमूमन सारे लोग क्वालिफाई उसमें हो ही जाते हैं, 33% लाना होता है। तो ये प्रश्न पत्र 1 है सामान्य अध्ययन का, इसकी ही हम चर्चा करेंगे। और यहां पर जो है सबसे पहले ये एक चार्ट है जिसमें 10 वर्षों में क्या ट्रेंड रहा है यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहा है इस प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। 150 प्रश्न में से अमूमन औसतन एवरेज एक सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास, मोटे तौर पे हम कहें तो इससे जो है 12-13 क्वेश्चन जो है हमें दिखते हैं, कभी 14, कभी 8, कभी 11, इस तरीके से। राष्ट्रीय आंदोलन जो है इससे हम मोटे तौर पे कहें तो हम कह सकते हैं कि 10 से 11 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये भारतीय इतिहास लिखा है तो उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से लेकर के लगभग 1857 की क्रांति तक का जो काल है वो भी इसमें शामिल है। अगर हम केवल मॉडर्न हिस्ट्री और राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो 60 to 65% जो पूरा हमारा इतिहास है उसमें 60 से 65% प्रश्न केवल मॉडर्न हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट से पूछा जाता है। तो ये भी इसी तरह से हम पॉलिटी को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं 20 से 22 प्रश्न जो है इस सब्जेक्ट से जो है बराबर पूछे जाते रहे, कभी 20, कभी 15, कभी 23, कभी 19, ऐसे। भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और अमूमन जो है 22 से लेकर 25 के बीच में इससे प्रश्न पूछे जाते रहे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में ये देखा गया है कि ज्यादातर करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। मूल जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का उससे ज्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं और इस सब्जेक्ट से भी बहुत अधिक प्रश्न देखने को नहीं मिलता है। तो मोटे तौर पे 12 से 13 प्रश्न जो है इस सेगमेंट में देखने को मिलेगा। जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, इसको मिला करके कुल 15 से 18 क्वेश्चन के बीच में आपको जो है देखने को मिलेगा। सामान्य विज्ञान का बहुत अच्छा वेटेज है, तो इससे मान करके आप चलिए कि 25 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश विशेष, तो इससे जो है 4 से लेके 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक ब्रेकअप है, इसको देख करके एक आपको अंदाजा होगा कि हमें किस सेक्टर में किस तरफ जो है ज्यादा मेहनत करनी है। अब यहाँ पे अगर करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स का लगातार वेटेज किसी भी एग्जामिनेशन में अब बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से पूछे जा रहा है। तो करंट अफेयर्स को देखेंगे आप तो 2020 में जो लेटेस्ट हुआ था उसमें भी 32 और 2021 में भी 31 प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर सब्जेक्ट में हम डिवाइड करें करंट अफेयर्स को तो हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक वेटेज जो है वो करंट अफेयर्स का है। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है साइंस और तीसरे नंबर पर आ जाता है ज्योग्राफी और उसके बाद फिर जो है पॉलिटी और फिर जो है हिस्ट्री। हिस्ट्री को मिला देंगे पूरा तब तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन को अलग हटा करके हम कहें तो ये एक ब्रेकअप है, ये एक ट्रेंड एनालिसिस है जिससे आप अच्छे से समझ पाएं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे। अब मुख्य विषय यह है कि इस एग्जामिनेशन में अब अधिक समय बचा नहीं है, तो जब अधिक समय नहीं बचा है तो हम जो है कुछ भी पढ़ करके हमारा काम नहीं होने वाला है। हमें बिल्कुल अब एकदम सटीक चीजें पढ़नी होंगी जो कि राम बाण की तरह हो, कि यानी जो है एक बार छोड़ा जाए तो वो अपने लक्ष्य का भेदन करे ही करे। और ऐसे में कुल 30 टॉपिक्स मैं लेकर के आपके सामने आया हूं जो करंट अफेयर्स और आर्थिकी से जुड़े हुए हैं। इन्हें एक एक करके हम जो है डिस्कस करेंगे और समझेंगे। और आप भी देखिएगा जब ये एग्जामिनेशन हो जाएगा 12 जून के बाद देखिएगा इस जो है टॉपिक्स को, तो आपको समझ आएगा कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से जो है प्रश्न इन टॉपिक से पूछे गए हैं। तो ये लगभग जो है हमारी तरफ से ये है कि 100% चांसेस हैं कि इन टॉपिक से आपको 30 से लेकर के 40 प्रश्न निश्चित रूप से मिलने वाले ही हैं। बाकी तो ये जो है वीडियो यहीं पे पड़ा रहेगा, आप जो है 12 जून के बाद इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो कृषि उत्पादन का नवीनतम डाटा, इससे जो है एक प्रश्न निश्चित रूप से जो है पूछा जाएगा। गेहूं की पैदावार किस राज्य में सबसे ज्यादा, चावल की पैदावार किस राज्य में सबसे ज्यादा, कौन कौन से फसलें हैं जिनमें कौन कौन से राज्य टॉप पे हैं, कौन जो है टॉप 3 में है, इस तरह के प्रश्न जो है इससे। राज्यवार शीर्ष क्रम, विश्व में भारत का क्रम, तो किसी जो है फसल में विश्व में भारत का क्रम क्या है, तो चाय उत्पादन में भारत का क्रम क्या है, गेहूं उत्पादन में भारत का क्रम क्या है, मक्का उत्पादन में भारत का क्रम है, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद खनिज उत्पादन एवं भंडारण का नवीनतम डाटा, तो कौन से खनिज किस राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है, कौन से राज्य में उस खनिज का उत्पादन सर्वाधिक होता है, विश्व में जो खनिज है महत्वपूर्ण उनमें भारत की रैंकिंग क्या है, आदि आदि, ये सारे चीजें जो है। इसके अलावा बजट 2022-23, तो बजट से तो हो सकता है कि आपको 3 प्रश्न मिल जाएं। तो बजट में सबसे बड़ी योजनाएं कौन सी थी, बजट में सबसे अधिक एलोकेशन किस जो है योजना पर हुआ, तो वो कौन कौन से विभाग थे जिनमें बजट का सर्वाधिक जो है खर्च हुआ। इसके अलावा जो है राजकोषीय घाटे की स्थिति क्या रही, जो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जो है भारत की एजेंसियां क्या बता रही हैं, विश्व की एजेंसियां IMF क्या बता रहा है, वर्ल्ड बैंक क्या बता रहा है, ये जो है सारी चीजें। बजट से रिलेटेड अगर कोई नई बात है तो वो क्या है, तो पूरा बजट को ठीक प्रकार से समझना। तो बजट का लेक्चर, आर्थिक समीक्षा का लेक्चर, ये सब जो है इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको देख करके जो है इसे ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। तो बजट को पूरे संपूर्णता में हमें समझना होगा। बजट का कुल आकार कितना था, राजस्व प्राप्तियां कितनी थी, हालांकि इस डिटेल पे वो नहीं जाएंगे कि कैपिटल एलोकेशन कितना हुआ, रेवेन्यू एलोकेशन कितना हुआ, लेकिन फिर भी जो मुख्य खर्च की मदें थी उसमें सबसे अधिक किस पे खर्च किया गया, किस योजना पे सबसे अधिक खर्च किया गया, ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी होंगी। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा 2021-22, तो देखिए आर्थिक समीक्षा में तो बहुत तरह के डाटा जो है इसमें मिलते हैं। तो पूरा जो वर्ष बीत गया है उसमें क्या क्या चीजें जो है हुई हैं, तो आर्थिक समीक्षा में बहुत तरह के डाटा जो है आपको मिलेंगे। तो आर्थिक समीक्षा को भी ठीक प्रकार से जो है समझना, कितना जो है जो भारत की GDP है उसका कितना प्रतिशत अनुमान है, किस तरीके से जो है वो बढ़ने वाली है, भारत की एजेंसियों की क्या है, IMF वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है, आदि आदि, ये सब जो है आर्थिक समीक्षा में आपको विस्तार से जो है पढ़ना होगा। आर्थिक समीक्षा का भी एक वीडियो जो है इस चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर उसे देख लेंगे आप तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा भारत की राजकोषीय स्थिति क्या है, तो वो पूरा जो है राजकोषीय ट्रेंड क्या है, प्राथमिक घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, ये सारी चीजें जो है, और हमारा जो भंडार है, आरक्षित जो हमारी मुद्रा है उसकी क्या स्थिति है, ये सारी चीजें। इसके अलावा GDP एवं GBA के GDP और GBA के नवीनतम आंकड़े जो है, तो GDP के जो भी नवीनतम आंकड़े हैं, क्या स्थिति है भारत की GDP की, उसका आकार कितना है, वो कितनी बड़ी है, ये सारी चीजें जो है। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार वृद्धि के आंकड़े,
तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र की क्या स्थिति है, जीडीपी में उसका कुल कितनी हिस्सेदारी है, द्वितीयक जो क्षेत्र है उसकी कुल कितनी हिस्सेदारी है, इनमें ग्रोथ क्या हुआ है, जो है अब जैसे कोरोना की बात हम करें तो जो पहला लॉकडाउन लगा उसमें जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र था यानी जो औद्योगिक क्षेत्र था, जो उत्पादन का क्षेत्र था, उसमें काफ़ी जो है वो वृद्धि दर जो है नेगेटिव में चली गई थी, लेकिन सेवा क्षेत्र की स्थिति ठीक थी, जो टर्सरी सेक्टर है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें समझनी होगी। इसके बाद जो है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की आ गई है, तो ये जनवरी में ही आई है, जनवरी 2022 में। तो इससे निश्चित रूप से प्रश्न पूछेगा, अभी एकदम लेटेस्ट आई है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट में भारत का कुल वनावरण कितना है, भारत का कुल वृक्षावरण कितना है, भारत की जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें वनावरण का और जो है वृक्षावरण का प्रतिशत क्या है, किस राज्य ने सकारात्मक ग्रोथ दिखाई है, यानी किस राज्य में जो है बहुत अधिक ग्रोथ हुई है और वो ग्रोथ के मामले में नंबर 1 है, कौन से राज्य में नेगेटिव ग्रोथ हुई है यानी वहां पर जो है वनावरण में कमी आई है, कौन सा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से नंबर 1 पे है, कौन सा राज्य प्रतिशत के दृष्टिकोण से नंबर 1 पर है वनावरण में, ये सारी चीजें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का अलग से आपको देखना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक वनावरण है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है, या टॉप 3 जिले कौन से हैं। जब भी देखिए इस तरह की चीजों को पढ़िए तो टॉप 3 को देखिए। तो उत्तर प्रदेश के टॉप 3 जिले क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से हैं जहां सबसे अधिक वनावरण है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वनावरण वाले 3 जिले कौन से हैं, सबसे अधिक प्रतिशत वाले 3 जिले कौन से हैं, सबसे कम प्रतिशत वाले 3 जिले कौन से हैं, और किसी जिले में जो है अगर वृद्धि अच्छी खासी हुई है तो वो जिला कौन सा है। तो पहले वनावरण कम था लेकिन 2019 के मुकाबले 2021 में उसमें वनावरण की वृद्धि हुई है। तो ये सब देखिए, अब ये जो है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की भारत की भी और उत्तर प्रदेश की अलग से, यानी 2 वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कवर किया गया है। इसी चैनल पर आपको वो भी मिल जाएगा, थोड़ा सा आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये भी देख लीजिए। इससे जो है उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट और भारत वन स्थिति रिपोर्ट, हालांकि ये रिपोर्ट एक ही होती है, उसमें से उत्तर प्रदेश को हमने अलग से लिया हुआ है इसलिए ताकि जो है उत्तर प्रदेश का ही एग्जामिनेशन है तो अलग से पूछा जा सकता है। तो ये जो है एक ही रिपोर्ट है, इससे उम्मीद है कि 2 प्रश्न आपको देखने को निश्चित रूप से मिले, तो इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, अच्छे से इसको जो है पढ़ लेने की जरूरत है। ठीक है। इसके बाद कृषि संगणना, एग्रीकल्चर सेंसस, इससे जुड़े हुए जो है आपको वो पढ़ना है, और इसमें से ज्यादातर टॉपिक्स होंगे जो हमारे YouTube चैनल पे आपको मिलेंगे, तो उसके लिए भी बहुत परेशान नहीं होना है। अब 2022 में जारी सभी सूचकांक, तो उस सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है इसको जानना है। उस सूचकांक में टॉप 3 पर कौन रहा, बॉटम पर 3 कौन रहे, ये जानने की जरूरत है। और कोई ऐसा सूचकांक जो 2022 में ही जारी हुआ, मतलब उससे पहले वो सूचकांक नहीं था, 2022 में ही जारी हुआ है या 2021 में ही जारी हुआ है वो सूचकांक, तो ऐसे सूचकांकों पर निश्चित रूप से जो है निगाह बना करके रखने की जरूरत है, उससे प्रश्न आ सकता है। तो सभी सूचकांक चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, नीति आयोग से जुड़ा हुआ कोई रिपोर्ट है तो निश्चित रूप से वो एग्जाम में आ सकती है, तो उसको ध्यान देना है। भारत का विदेशी व्यापार, तो भारत का विदेशी व्यापार, किस देश को भारत सर्वाधिक निर्यात करता है, किस देश से भारत का सर्वाधिक आयात होता है, किस देश से भारत का व्यापार अधिशेष है यानी कि निर्यात अधिक है और आयात कम है, यानी व्यापार अधिशेष है यानी सरप्लस की स्थिति है, किस देश से भारत का व्यापार जो है अधिशेष में नहीं है, यानी वहां पर जो है वहां से आयात तो खूब हो रहा है लेकिन निर्यात नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा मुद्रा कोष की स्थिति, तो जो हमारा आरक्षित अनुपात है अभी पिछले दिनों ही वो हाईएस्ट लेवल को क्रॉस किया, तो ये बड़ी घटना थी, तो उसकी क्या स्थिति है, जो है हमारे विदेशी मुद्रा कोष में कितना जो है डॉलर पड़ा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा
विदेशी ऋण की क्या स्थिति है, थोड़ा सा इसको, और जीएसटी संग्रह। जीएसटी संग्रह इसलिए कि आप जो है लगातार पढ़ते होंगे कि एकदम जीएसटी संग्रह जो है, एक बार तो ये हुआ कि 1 लाख करोड़ के पार हो गया, उसके बाद 1,25,000 करोड़ के आसपास हो गया, तो बड़ी तेजी से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है। तो इस पर ध्यान रखना है कि किस महीने में या किस दिन पर जीएसटी कलेक्शन जो है, जो रिपोर्ट आती है महीने पर, तो उसमें ध्यान रखना है कि जीएसटी का कलेक्शन अगर जो है बढ़ा हुआ है और ये एक न्यूज है, तो ये जो है एग्जाम में आ सकती है। ठीक है। इसके अलावा आयात निर्यात, जो पूरी बात हमने आपसे की कि किस देश के साथ हमारा कितना आयात है निर्यात है, ये चीजें। इसके अलावा विश्व के देशों में नवीनतम पद ग्रहण करने वाले राष्ट्राध्यक्ष, तो 2022 में किस देश में कौन राष्ट्रपति बना, कौन प्रधानमंत्री बना, इत्यादि ये सब जो है ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा 2022 के प्रमुख दिवस, तो चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, और उनकी जो थीम है, थीम से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे भी जो है ध्यान में रखने की जरूरत है। इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा ही। तो प्रमुख दिवस और उसमें ध्यान रखना है थीम की, इससे प्रश्न जो है निश्चित रूप से पूछा जाता है। अगर कोई नया दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से या संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी दिवस डेट को दिवस घोषित किया है जो है, तो उसको अगर 2022 में ऐसा घोषित किया गया है, या भारत में किसी जो है डेट को घोषित किया गया है किसी भी उपलक्ष्य में उसे, तो वो जो है ध्यान में रखना पड़ेगा जो लेटेस्ट है, और बाकी तो जो है वो है ही। इसके अलावा भारत में पहली बार स्थापित सेवाएं, इकाइयां, योजनाएं, परियोजनाएं, ये इत्यादि सब चीजों पर जो है आपको ध्यान रखना होगा। तो ये कुल 12 टॉपिक हमारे हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो महत्वपूर्ण खेल आयोजन, तो इससे जो है निश्चित रूप से एक प्रश्न जो है पूछा ही जाता है। अभी जो है बहुत सारे आयोजन इस एग्जामिनेशन से पहले तक जो है हो जाएंगे, तो उसमें जो है भारत की क्या स्थिति रही, कहाँ पर आयोजन हुआ, आदि आदि ये सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में जो हुए हैं, तो जो बड़े बड़े हैं जैसे G20 हो गया, G7 हो गया, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी जो सम्मेलन हुआ है, और जिन सम्मेलनों में प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया है या भारत के राष्ट्रपति ने भाग लिया है, उन सम्मेलनों को विशेष रूप से ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ 2022 में जो वैश्विक राष्ट्रों के, जो दुनिया के देश हैं, उनके अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए हैं तो उस पर भी नजर बना करके रखनी होगी, उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स, इसी में आप जो है स्पेस टेक्नोलॉजी को भी रख सकते हैं, तो कोई रॉकेट हो, इसके अलावा जो है कोई उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया हो जो महत्वपूर्ण हो, आदि आदि ये सारी चीजें जो है। इसके अलावा मोदी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियां एवं नवीनतम योजनाएं, तो कोई ऐतिहासिक उपलब्धि है मोदी सरकार की जो है, जैसे एक बार हुआ कि जनधन खाता इतना खुल गया, इतने लोगों को जो है मुफ्त में गैस का सिलेंडर दे दिया गया जो है, ये सारी चीज़ें जो है, और कोई नवीनतम योजना है तो वो जो है। इसके अलावा प्रदेशों की वे योजनाएं एवं पहल जो उनके द्वारा सबसे पहले शुरू की गई हैं, तो आप देखते हैं कि कई प्रदेशों में ऐसी योजनाएं प्रारंभ हुई जो भारत सरकार के स्तर पर भी उस तरह की योजना नहीं थी, और न ही भारत के अंदर कि किसी राज्य में उस तरह की योजना थी, यानी वो अपने आप में एक नवीन पहल थी, इसलिए वो चर्चा का विषय थी। ऐसी योजना या पहल अगर किसी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तो उस पर जो है नजर बना करके रखनी होगी, वो एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा रामसर स्थल, तो कुल कितने हैं, कोई रामसर स्थल बढ़ा है तो उसकी बात जो है, विश्व धरोहर स्थलों की स्थिति अगर कोई ऐड हुआ है, इसके अलावा बाघ अभयारण्य, ये सारी चीजें जो है निश्चित रूप से पूछी जाती हैं। इसके अलावा प्रमुख पुरस्कार, तो प्रमुख पुरस्कार जो है, अब इसमें नोबेल पुरस्कार हो सकता है, एबेल पुरस्कार हो सकता है, बहुत तरह के जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार हो सकता है,
लिटरेचर के सेक्टर में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो पुरस्कार जो है हो सकते हैं, तो इसको जो है ध्यान में रखना है। इससे प्रश्न जो है निश्चित रूप से पूछा जाता है। इसके अलावा विवादित एवं चर्चित पुस्तकें एवं उनके लेखक, तो चर्चित पुस्तकें और उनके लेखक से तो जो है निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन कोई 2022 की ऐसी किताब या 2021 की ऐसी किताब जो किसी कारण को लेकर के विवादों में रही है, उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। या कोई ऐसी किताब जो काफी ज्यादा चर्चित रही है, तो उसके लेखक कौन हैं, आदि आदि। थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं तो उसका कथनांक क्या है, आखिर वो किस विषय पर आधारित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स से निश्चित रूप से जो है 2-3 प्रश्न तो आने निश्चित ही हैं। तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को मंथली आधार पर दिवाकर सर इसी चैनल पर जो है डिस्कस करते हैं, हर मंथ का करते हैं। वो जो है आप खोज करके देख सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरा पेपर से तैयार करके जो है बनाते हैं, तो वो संपूर्णता में रहता है। उससे देख लेंगे, आपका काम जो है हो जाएगा। इसके अलावा वैश्विक एवं राष्ट्रीय ऊर्जा परिदृश्य, तो ये एक रिपोर्ट आई नवीकरणीय ऊर्जा रिपोर्ट 2021 की। अब इसमें जो है भारत में ऊर्जा की क्या स्थिति है, यानी थर्मल पावर से हम कितना जो है जनरेट कर रहे हैं, नवीकरणीय जो ऊर्जा है मतलब सौर से हमारा कितना आ रहा है जो है ऊर्जा। इसके अलावा जो है पवन चक्की से कितना ऊर्जा निकल रही है, कौन से राज्य में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है, कौन सा राज्य सर्वाधिक खपत कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा कोरोना महामारी से संबंधित विज्ञान की समसामयिकी, तो कोरोना के लगातार वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, ठीक है। अभी ओमिक्रॉन की बहुत चर्चा रही, तो इनके जो वेरिएंट्स हैं उन पर जो है ध्यान रखने की जरूरत है, वो अपडेट करने की जरूरत है। इसके अलावा जो है वैक्सीन जो नए नए प्रकार की बन रही हैं उनको जो है पर अपडेट रहने की जरूरत है। इसके अलावा भारत में कुल कितने करोड़ लोगों को अभी तक जो है कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा सकी है, ये सारी चीजें जो है इस तरह के डेटा जो है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये भारत सरकार का जो है एक उल्लेखनीय और ऐतिहासिक कार्यक्रम है कि बहुत कम समय में जो है इतने करोड़ लोगों को जो है टीकाकरण उनका कर दिया गया, तो ये इससे जो है प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संरक्षण पर नवीनतम कार्यक्रम, कोई इस तरह का कार्यक्रम हुआ है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, जलवायु परिवर्तन की चिंता को लेकर के जो है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुआ है तो उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित करंट अफेयर्स जो है पूछा जा सकता है। जो है अभी आरबीआई ने जो है ब्लॉकचेन पर आधारित जो है मुद्रा जारी करने की बात की है, अभी वो कब तक होगा उसका पता नहीं। इसके अलावा वर्तमान में जो है जो सरकारी बैंक हैं, जो पीएसयू हैं, जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, वो कुल कितने हैं जो है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन किस बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा चर्चित व्यक्ति 2022 के, तो ये चर्चित व्यक्ति इस तरह से हो सकते हैं कि किसी की मृत्यु हुई हो, या किसी व्यक्ति ने कोई पुरस्कार प्राप्त किया हो, या कोई व्यक्ति जो है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के चर्चित हो, या कोई किसी व्यक्ति की किसी महत्वपूर्ण पद पे नियुक्ति हुई हो इसलिए वो चर्चा में रहे हों, ये सारी चीज़ों को जो है देखने की जरूरत है। इसके अलावा रूस यूक्रेन विवाद, तो ये इस समय जो है एकदम लेटेस्ट है रूस यूक्रेन विवाद, तो इससे रिलेटेड जो है चीज़ों को देखना होगा। अभी तो मतलब असमंजस की स्थिति चल रही है, कुछ फाइनल नहीं हो रहा, लेकिन रूस यूक्रेन विवाद पर नज़र बनाने की जरूरत है। इसी के साथ साथ बहुत जो है बार प्रयोग हुआ शब्द जो है नाटो, ठीक है, तो नाटो के बारे में भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, कब स्थापना हुई, कौन कौन देश सदस्य हैं, ये सारी चीज़ें जो है उनका उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। नाटो से भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत चर्चित शब्द रहा 2022 का, बार बार लोगों नाटो नाटो, ठीक है ना, तो पुतिन ने नाटो की हालत खराब कर दी, ये सारी बातें, मतलब यूक्रेन की मदद के लिए वो नहीं आए और पूरा नाटो को ही लेकर के उसी को आड़ बना करके ये पूरा युद्ध ही लड़ा जा रहा है। इसके अलावा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुए हैं,
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब। तो इन चुनावों से जुड़ा हुआ कोई जो है ऐसा तथ्य है जो पूछा जा सकता है। और 5 राज्यों का तो मैंने इसलिए लिखा कि आपका जो है कंप्लीट रहे, लेकिन आपकी नजर होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस सीट से चुन करके आए, इस बार जो है काफी रिकॉर्ड कायम हुआ है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। साहिबाबाद सीट से जो है 2,12,000 से ज्यादा वोटों से सुनील शर्मा की, शायद मैं अगर सही हूं तो यही नाम है, उनकी जीत हुई है। तो इस तरह के, इसके अलावा जो है पंकज सिंह जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, 1.5 लाख मार्जिन से, 1,80,000 के मार्जिन से वो भी चुनाव जीत करके आए हैं। तो अभी तक जो है भारत के विधानसभा के चुनाव के इतिहास में ये दोनों जो जीत है ये बहुत बड़ी जीत है। तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं उसको जो है ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, विपक्ष के नेता के तौर पर जो है अखिलेश यादव किस सीट से चुन करके आए हैं, या इस विधानसभा में जो है क्या अलग था, कोई इस तरह का अलग तथ्य हो, नया तथ्य हो, तो उस पर जो है नजर बना करके रखने की जरूरत है। इसके अलावा आभासी मुद्रा, तो ये पिछले वर्ष से ही है, तो चर्चा में बहुत वर्षों से, लेकिन पिछले वर्षों से तेजी आई है आभासी मुद्रा में, क्रिप्टो करेंसी में। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी इंडिया से हुआ है और इसीलिए जो है सरकारों के स्तर पर खलबली भी मच गई और एक जो है इसको लेकर के बिल प्रस्तावित था, हालांकि वो आ नहीं पाया जो है संसद में अभी तक, लेकिन फिर भी इस बार के बजट में यह कह दिया गया कि क्रिप्टो करेंसीज में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन पे 30% का टैक्स लगेगा। तो एक प्रकार से जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर है क्रिप्टो करेंसीज के, उन्होंने इसे एक पॉजिटिव कदम के रूप में लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि सरकार बैन न कर दे। तो उन्होंने इसे पॉजिटिव टर्म में लिया कि चलिए टैक्स अगर ये लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एक अपनी मौन सहमति से दे रहे हैं। तो आभासी मुद्रा में क्रिप्टो करेंसी जो पूरा आपका जो बिटकॉइन से जानते हैं उसमें अब तो हजारों मुद्राएं हैं, तो उससे रिलेटेड। इसके अलावा जो है ब्लॉकचेन तकनीक पर बहुत बात हो रही है और ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये ब्लॉकचेन तकनीक पर ही आधारित है। तो बहुत गहराई में न जाकर के, लेकिन मोटे तौर पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है इसको आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आरबीआई ने भी अब कह दिया है कि हम भी अपना डिजिटल मुद्रा लेकर के आने वाले हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, अभी आया नहीं है। और जिस दिन डिजिटल मुद्रा आएगा उस दिन पूरी तरीके से भारत की बैंकिंग बदलने वाली है। तो वो पूरा मामला जो है। इसके अलावा इस वर्ष बहुत सुना गया एक शब्द और था, मेटावर्स। ठीक है, तो जैसे यूनिवर्स होता है उसी तरह यूनिवर्स के पैरेलल एक जो है मेटावर्स बनाने की बात हो रही है। फेसबुक ने अपना नाम ही बदल करके मेटा कर लिया है। तो ये मेटावर्स क्या है? एक पूरी की पूरी आभासी दुनिया बनाई जा रही है जिसे कहा जा रहा है कि एकदम रियल दुनिया होगी। तो जिस तरीके से ये यूनिवर्स है उसी तरीके से एक जो है मेटावर्स है। तो ये पूरा जो है, अब इसमें बहुत गहराई में जाकर नहीं समझना है, लेकिन मोटे तौर पे समझना है। ये ध्यान में रखना है कि फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है, ये सारी चीजें जो है। ठीक है, तो ये 30 टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से आपको निश्चित रूप से तैयार करना ही होगा और इससे जो है 30 से 40 प्रश्न आप एकदम भरोसा करिए कि इस एग्जाम में आने वाले हैं। तो इससे तो प्रश्न जो भी पूछा जाए उसमें आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। इतने 30 टॉपिक्स को तो आपको बिल्कुल पक्का कर लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम सब्जेक्ट्स पर आ जाते हैं। बहुत इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे और आपको लगेगा एक बार कि हमने पूरा सिलेबस ही लिख दिया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हमें समझ में आएगा इसमें से हम उसको भी जो है देखेंगे और किसमें कम पढ़ करके काम चल जाएगा ये हम मान करके चल रहे हैं कि आपने पहले से तैयारी की हुई है, क्योंकि अब ये समय जो है वो रिवीजन का है। ये जो समय है वो मोटे तौर पे रिवीजन का है और इसीलिए ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, ये हम मान करके चलते हैं। और अब जो है आप रिवीजन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो है इसमें अगर हम देखें तो देखिए सारे हैं, लेकिन पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज, केवल पंचायती राज से किसी वर्ष में 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और 5 तक
देखने को मिले हैं। 2 से कम कभी नहीं मिलेगा और 4-5 तक भी मिल जाएगा। तो पंचायती राज तो पॉलिटी में पढ़ना एकदम बिल्कुल बिल्कुल मस्ट है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा करके देख लीजिएगा, मेरी बात पे बिलीव ना हो तो एक बार देख लीजिएगा, चेक भी करते रहना चाहिए, यानी जो हमें सूचना दी जा रही है वो ठीक है कि नहीं। पंचायती राज से बहुत सारे जो है प्रश्न आएंगे। संविधान संशोधन से एक प्रश्न जो है निश्चित ही है। संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं से एक प्रश्न निश्चित है। अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्र से भी एक प्रश्न जो है निश्चित ही है। संविधान की अनुसूची से एक प्रश्न निश्चित ही है और करना क्या है कि सभी अनुसूचियों को रट लेना है। अब जैसे ये है तो ये बहुत बड़ा भाग है। आप देखें मूल अधिकार का, अगर अच्छा टीचर आपको पढ़ाए तो मूल अधिकार 8 से 10 घंटे पढ़ाएगा, तो ये थोड़ा बड़ा है और इससे 1-2 प्रश्न ही इन जनरल, हालांकि ये एग्जामिनेशन है, ये परीक्षा है, ठीक है। और इस परीक्षा में जो है प्रिडिक्शन करना बहुत उचित नहीं है, लेकिन फिर भी जब हमारे पास समय है तो हम कुछ चीजों को तो प्रिडिक्ट करना ही चाहेंगे, ठीक है। इसके अलावा संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान में विदेशी संविधानों से क्या क्या लिया गया है, जो है संविधान सभा से जुड़ा हुआ जो है, इसके अलावा अनुसूचियां, प्रस्तावना, ये सब। अब ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जैसे मूल अधिकार आपका बड़ा टॉपिक हो जाएगा। इसके अलावा जो है संसद आपकी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। कार्यपालिका, अब कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं, राष्ट्रपति के जो वीटो हैं, ये सब जो है आपको पढ़ करके समझना होगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब लिखे हैं। उस इंपॉर्टेंट में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैंने आपको बताया। तो राज व्यवस्था को तो निश्चित रूप से आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अगर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने अच्छे से तैयारी की है तो 22-20 सही करने की उम्मीद है आपको। इतना जो है साइंस में आप नहीं कर पाइएगा, करंट अफेयर्स में तो कभी नहीं कर पाइएगा कि 25 में 20 सही कर दें। अब कोई बिरला हो, अपवाद हो तो उसकी बात नहीं है, इन जनरल में बात कर रहा हूं। लेकिन ये क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहां स्कोर किया जा सकता है अगर अच्छे से आप पढ़ें। आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन बहुत अधिक नहीं है, बहुत उलझा नहीं है, बहुत आराम से इसको आप पढ़ और समझ सकते हैं। और इससे आपको निश्चित रूप से दोनों राष्ट्रीय आंदोलन और मॉडर्न हिस्ट्री से आपको जो है 15 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। अगर आपका भाग्य अच्छा रहा तो 20 क्वेश्चन भी आ जाएगा। और इससे भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी प्रकृति के होते हैं कि अगर 20 पूछे जाएं तो आप 15 सही कर देंगे, अगर 15 पूछे जाएं तो आप 12 सही कर देंगे। इसलिए इसको भी बड़े अच्छे से जो है, तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है देख लीजिए एक बार, जो है कि किस कंपनी का जो है किस प्रकार से जो है आगमन हुआ है, उनका जो है नाम क्या रहा है, कौन कंपनी जो है कब आई और कौन कंपनी भारत से कब गई, सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन गया। मोटे तौर पर अगर ज्यादा नहीं है तो इतना से भी आपका जो है काम चल सकता है जो है। उसके बाद प्रांतीय स्वायत्त राज्य हैं, हैदराबाद है, आपका जो है मैसूर है, बंगाल है, अवध है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है। भारत में समाचार पत्रों का विकास, इससे निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। शिक्षा का विकास जो है इससे प्रश्न पूछा जाता है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से भी एक प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है। महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं, इससे पूछा जाएगा। 1857 की क्रांति से पूछा जाएगा। कांग्रेस की स्थापना और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन, इससे निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। महात्मा गांधी और उनके आंदोलन जो है, चाहे असहयोग आंदोलन हो जो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, चाहे सविनय अवज्ञा हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, उससे पहले जो है चंपारण का आंदोलन हो जो एक क्षेत्रीय था, अहमदाबाद, खेड़ा, ये सारी चीजें जो है, ठीक है। और इसमें एक विषय और मैं बताना चाहूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जो है निश्चित रूप से इनको ठीक ढंग से आपको पढ़ने की जरूरत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है विस्तार में थोड़ा सा जो है पढ़ने की जरूरत है। बंगाल विभाजन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ये जो है सारी चीजें। तो राष्ट्रीय आंदोलन को ठीक प्रकार से तैयार करना, और ये बहुत कठिन भी नहीं है। अब आ गया जो है प्राचीन इतिहास, और इसी के आगे जो है आपका आ जाएगा मध्यकालीन इतिहास। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका इतिहास ठीक है तब तो ठीक है, और अगर अभी तक जो है प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास पे आप अच्छा पकड़ नहीं बना पाए हैं तो
बहुत अधिक समय यहाँ पर न खपाइएगा, वो समय जो है बचा करके अन्य सब्जेक्ट्स को दीजिएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को आप बहुत अच्छे ढंग से अगर पढ़ लिए हैं, आपको लगता है कि आप तैयार कर लिए हैं, तो एग्जामिनर जब चाहेगा प्रश्न पत्र बनाना तो ऐसा प्रश्न पत्र बना सकता है कि जिसमें से कि 10 में से आप 6 भी नहीं सही कर पाए। नेशनल मूवमेंट में 10 में से अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो 8 आप सही कर लेंगे, लेकिन एंशिएंट में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर बहुत अच्छी तैयारी नहीं है तो एंशिएंट और मेडविल पर बहुत अधिक समय न गवाइएगा। हाँ, मेडविल में दिल्ली सल्तनत को पढ़ लीजिए, मुगलों को पढ़ लीजिए, ठीक है, बाकी बहुत अधिक समय नहीं गवाना है मोटे तौर पर। हाँ, आपको आता है, आपने पहले से पढ़ा है तो रिवीजन निश्चित रूप से करेंगे, फिर छोड़ना क्यों है। लेकिन अगर बिल्कुल भी आप डर की स्थिति में हैं तब तो थोड़ा सा लूसेंट से फैक्ट देख लेने की जरूरत है, एंशिएंट का भी और मेडविल का भी, ठीक है। तो यही भक्ति काल, सूफी भक्ति काल से निश्चित रूप से प्रश्न होगा, सूफी संत से भी होगा, सल्तनत काल और स्थापत्य, तो स्थापत्य में जो है कोई मस्जिद हो गया, कोई किला हो गया, इस तरह का जो है, ठीक है। इसके अलावा मुगल काल और मुगल कालीन स्थापत्य, ठीक है। और ये जो है कला संस्कृति की बात करें जो है, तो ये ज्यादातर इससे जो है प्रश्न नहीं पूछा जाता है। एक प्रश्न जो है मंदिर निर्माण शैली को लेकर के हो सकता है जो है पूछा जा सके जो है, और उसके बाद जो है जैन बौद्ध कालीन जो है स्थापत्य से प्रश्न जो है पूछा जाता है। मोटे तौर पे इससे बहुत अधिक प्रश्न नहीं होता है। अब भूगोल की बात करें तो भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मैं अगर देखूं करंट अफेयर्स, साइंस, तो उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे हम भूगोल को रखते हैं। और भूगोल से जो है कॉन्सेप्चुअल बहुत इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा। तो झील से, पर्वतों से, नदियों से, नदियों के अपवाह तंत्र से ज्यादा प्रश्न जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भारत का विस्तार जो है, दक्षिणी विस्तार, भारत का उत्तरी विस्तार, भारत का पूर्वी विस्तार, भारत का पश्चिमी विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, ये सारी चीजें जो है मोटे तौर पे भौगोलिक, पूरा जो है भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, ये सारी चीजें जो है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, जनसंख्या में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, जनसंख्या में सबसे कम कौन सा राज्य है, वनों की क्या स्थिति है। इसके अलावा पर्वत तथा पहाड़ियां, इससे प्रश्न जो है पूछा जाएगा। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन से जो है प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा जो है। इसके अलावा अपवाह तंत्र से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो पूरा गंगा का अपवाह तंत्र क्या है, ब्रह्मपुत्रा का अपवाह तंत्र क्या है, दक्षिण की नदियों का अपवाह तंत्र क्या है, ये सारी चीजें जो है पूछी जाएंगी। भारतीय जलवायु से तो बहुत प्रश्न जो है नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो है प्रमुख फसलें, प्रमुख उद्योग, खनिज संसाधन, जनजातियों से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा। तो जनजातियों से देखना है, जनगणना संबंधी आंकड़े, तो ये तो मान लीजिए जनगणना में अलग से पढ़ना ही है, ठीक है। भूकंप, सुनामी, बाढ़, इनसे जो है निश्चित रूप से प्रश्न दिखेगा जो है। तो भारत के भूगोल से सर्वाधिक प्रश्न आएंगे, विश्व के भूगोल से कम प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो ब्रह्मांड, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वायुमंडल, ये सब तो निश्चित रूप से मूल ही है, लेकिन इनसे बहुत अधिक प्रश्न जो है आपको दिखेंगे तो नहीं दिखेगा, बल्कि आपको जो है ज्वालामुखी से, प्रमुख ज्वालामुखी, चट्टाने, झील, पर्वत, पठार, द्वीप, स्थलाकृतियां, ठीक है, चक्रवात, ज्वार भाटा, विश्व की प्रमुख जल संधियां, प्रमुख फसलें, विश्व के खनिज संसाधन, विश्व के प्रमुख बंदरगाह स्थल, जो फैक्ट टाइप के प्रश्न है वो जो है इसमें ज्यादा करके आपको देखने को मिलेंगे। तो निश्चित रूप से इसको अच्छे से तैयार करने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल मूवमेंट है, उसी तरीके से इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में बहुत अधिक जो है आपको मेहनत नहीं करना है, लेकिन जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो रिजल्ट आउटस्टैंडिंग होगा। निश्चित रूप से अगर 12 प्रश्न आ गए तो आप 8-9 प्रश्न कर लेंगे। और जितने भी मैं सब्जेक्ट बता रहा हूं उसको पढ़ते समय निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको देखने ही देखने हैं, चाहे पॉलिटी पढ़ें, चाहे नेशनल मूवमेंट पढ़ें, चाहे ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ें। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही केवल एक सीमा तक आपका काम हो सकता है। हालांकि जो है
आपको ठीक प्रकार से इसे जो है पढ़ना चाहिए और इससे कम मेहनत में आप जो है अधिक सफलता प्राप्त कर लेंगे। इससे पहले मैंने इसी तरह की स्ट्रेटेजी पर एक वीडियो बनाया था, उसमें सब किताबों का भी जिक्र किया था, लेकिन इस समय किताबों का बहुत जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से जो भी अब आपके पास किताबें हैं उससे पढ़ने की जरूरत है और अब जो है उतना समय नहीं रह गया कि किताबों की हम लोग चर्चा करें। तो जो भी संसाधन है, बस ऐड मैं इतना करना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। हालांकि आपने बहुत बार सुना होगा कि पहले यूपीपीसीएस में तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते थे, अब नहीं आते हैं, लेकिन ये एक सीमा तक ही सही है। अभी भी आते हैं, 15-20% प्रश्न आते हैं। आईएएस का जो है प्रीलिम्स का प्रश्न उसमें से उठा करके एक पीसीएस में डाल देगा। झारखंड पीसीएस का एक प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, वहां से उठा लेगा। तो यहां कॉपी पेस्टिंग बहुत तेज होती है और इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि प्रीवियस पेपर का मतलब यह है कि जितने हिंदी भाषी स्टेट पीएससीज हैं, चाहे झारखंड की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, इन सबके प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको जो है देखना चाहिए। आपको जो है यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहिए। इसके अलावा जो है एनडीए और सीडीएस के भी प्रीवियस ईयर पेपर को आपको देखना चाहिए। एनडीए सीडीएस में बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न जो है बनाए जा रहे हैं, तो उन सबसे जो है कॉपी पेस्ट होकर के आ सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप अच्छे से आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि इस कंपटीशन में आप 10 से 15% अधिक नंबर के साथ जो है अपने कंपटीटरों से आगे रहेंगे। और ये सब जितने स्टेट पीएससीज हैं, यूपीएससी के द्वारा जो आईएएस के लिए एग्जाम होता है, सीडीएस और जो है एनडीए, ये सब ठीक है। तो पर्यावरण परिस्थितिकी में टॉपिक यहां पर लिखा हुआ, पर्यावरण की समसामयिकी, करंट अफेयर, पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या प्रयास हो रहा है, उससे पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पारिस्थितिकी अनुक्रम क्या है, जैव मंडल क्या है, विश्व के प्रमुख बायोम आदि। इससे भी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आएंगे, फैक्चुअल ही प्रश्न आएंगे, तो निश्चित रूप से इसको देखना है। इसके अलावा जो है सामान्य विज्ञान, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि साइंस के बाद जो है इसी का नंबर है और इसमें भी जीव विज्ञान पर जो है 7 से अधिक जो है तो बायोलॉजी पर सबसे ज्यादा है, तो कोशिका विज्ञान जो है, अनुवांशिकी, इसके अलावा जीवाणु, विषाणु, कवक, इनसे निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं। तो जीवाणु, विषाणु, कवक, रोग, पोषण, ठीक है, तो किससे कौन सा रोग होता है, ये सारी चीजें जो है, तो वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, प्रकाश संश्लेषण, जैव विकास क्रम किस प्रकार से जो है पूरा विकास क्रम चला है, मानव का विकास कैसे हुआ है, वो पूरा जो है अफ्रीका से निकली हुई कहानी पूरी जो है, जैव प्रौद्योगिकी जो है, इसके अलावा जीव जंतु एवं पादप रोग, मानव अंग तंत्र, ये सारी चीजें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो है, ठीक है। और इसके लिए बहुत मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, एक साइंस का लूसेंट आता है, उसको जो है आप प्रीफर कर सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान जो है, लेंस, मानव नेत्र, इससे जो है बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है जो है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, भौतिक राशियां और उनके मात्रक, इससे तो मतलब रिपीटेड प्रश्न है जो है। वैज्ञानिक यंत्रों से प्रश्न है जो है, विद्युत धारा, विद्युत सेल, राडार, ये सब जो है। इसके अलावा फिर रसायन विज्ञान जो है, तो रासायनिक अभिक्रिया, द्रव्य के प्रकार, रिएक्टर, विलयन, ऊष्मा गतिकी, उत्प्रेरक, ये सारी चीजें आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमी, इकोनॉमी का यही विषय रहा है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में कि इससे ज्यादातर प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न जो है इसमें केवल कुल प्रश्नों के 30% के आसपास ही होते हैं। हो सकता है ये बढ़कर के 50% हो जाए, लेकिन ये जो टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी आपका अगर आ गया, मान लीजिए 12 क्वेश्चन आता है, 8 कॉन्सेप्चुअल ही आ गया, करंट से जुड़ा हुआ ना भी आया, तब भी आपका जो है मामला ठीक रहेगा। तो पहले तो आर्थिकी का समसामयिकी है, इसको देख लेने की जरूरत है, करंट अफेयर्स, क्योंकि उससे ही ज्यादा प्रश्न आएगा, ठीक है। आर्थिक नियोजन, तो पूरा पंचवर्षीय योजना, भारत में आर्थिक नियोजन। इसके अलावा मौद्रिक नीति जो है, जो सरकार की मौद्रिक नीति है, ठीक है। इसके अलावा राजकोषीय नीति, ठीक है। आर्थिक समीक्षा, बजट, ये कर व्यवस्था जो है,
ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, मुद्रा और बैंकिंग, सामान्य परिभाषाएं, गरीबी, तो जो गरीबी पे विभिन्न समितियां बनी हैं तो गरीबी से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा जो है, बेरोजगारी, विभिन्न संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जैसे IMF वगैरह, इनसे जो जुड़ा हुआ है, कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, तो ये जो है अर्थव्यवस्था के लिए। अब जनसंख्या एवं नगरीकरण, ठीक है, तो इससे जो है 3-4 प्रश्न निश्चित रूप से जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या, नगरीकरण, विश्व जनसंख्या, तो जनसंख्या कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या है, जो एक पैरामीटर होता है राष्ट्रीय लिंगानुपात क्या होता है, किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है, किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है, किस राज्य में सबसे कम साक्षरता है, इस तरह के जो है प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। जनसंख्या का एक पूरा संपूर्ण लेक्चर जो है इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको भी आप जो है देख सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें जो है ठीक प्रकार से बताई गई हैं। जनसंख्या से रिलेटेड जो है जो प्रश्न आते हैं उस तरीके से उस टॉपिक को तैयार किया गया है। अब उत्तर प्रदेश विशेष, तो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके हिसाब से जो टॉपिक्स हैं, जैसे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश का कोई मेला, उत्सव, महोत्सव, इससे प्रश्न देखने को मिल जाएगा। कोई उत्तर प्रदेश में स्थित अनुसंधान संस्थान, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जनगणना निश्चित रूप से, प्रमुख धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल जो है, प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियाँ, शास्त्रीय गायक एवं घराना, भाषा, बोली, संस्कृति, तो किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, मिट्टी और क्षेत्र, किस क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, जनपद और उनके प्रसिद्ध उत्पाद, तो जो है एक जनपद एक उत्पाद की ये योजना भी आई थी, तो उससे रिलेट करके पक्षी विहार और अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित, सीमावर्ती जिले और राज्य जो है जो सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति, तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये जो है, और इसमें जो है जनगणना, तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर, जो जितने पैरामीटर हैं जनगणना के, साक्षरता का पैरामीटर है, इसके अलावा जो है कौन सा जिला सर्वाधिक जो है जनसंख्या है, किस जिले में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, किस जिले का जो जनघनत्व है वो सबसे अधिक है, किस जिले का सबसे कम है, किस जिले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, किस जिले में सबसे कम है, किस जिले में, और ये जब मैं जिला बोल रहा हूँ तो ये टॉप 3 समझिए, कम से कम 3 जो है। इसके अलावा जो है साक्षरता दर सबसे कम किन 3 जिलों में है, सबसे अधिक किन 3 जिलों में है, क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक बड़े 3 जिले कौन से हैं, सर्वाधिक छोटे 3 जिले कौन से हैं, आदि आदि, इन सबको जो है आपको देखना होगा, ठीक है। तो जितनी भी बात मैंने आपको बताई, इसी प्रकार से, इसी तरीके से हमारा जो UPPCS प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है, उसमें सारी चीज़ें आपको ठीक प्रकार से समझ आएंगी, और बहुत जो है गहराई में जाकर के एक एक चीज़ों को इसमें आपको समझाया जाता है। PDF नोट्स भी आपको निश्चित रूप से जो है मिलेगा। तो अगर कोई भी संयस आपके मन में है, कोई भी परेशानी आपके मन में है, अपने लक्ष्य को लेकर के अगर आप सशंकित हैं, तो निश्चित रूप से अब बहुत अधिक जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, प्रॉपर जो है हम लोगों के साथ जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना हो तो एक बार फिर से मैं बता दूं, बहुत सिंपल तरीका है, ज्वाइन UPPCS फ्री 2022 लिख करके 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। इस कोर्स से रिलेटेड आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में यही बात करनी थी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी बातें आपको किस प्रकार की लगी। अगर आपका भी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।